सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस 2022 के बारे में, क्योंकि 2021 की काफ़ी रणनीति पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन एस्पिरेंट का भी काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर 2022 की एक फुल स्ट्रेटजी पे चर्चा की जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कब से लेकर करंट अफेयर को पढ़ना है, करंट अफेयर के कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी किताबें कौन सी पढ़नी है, आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर किस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो यही सभी इन चीज़ मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आ रहा है इनको लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे 4 बार आईएएस प्री पास करने का और 3 बार हिंदी माध्यम से ही आईएएस इंटरव्यू फेस करने का एक शानदार अनुभव है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे जो एस्पिरेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी प्री और मेंस को ही मतलब इंटीग्रेटेड रूप से उनको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी ये सलाह होगी कि केवल आप प्रीलिम्स को लेकर मत चलना, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर आप ये मान के चलिए कि जनवरी 2021 से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और जैसे आप अभी शुरुआत कर रहे हो, अच्छा टाइम है, मतलब आपके पास मतलब 7, 8, 10, 12 महीने जो होते हैं, 10-12 महीनों के अंदर आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो प्री और मेंस की। तो 15-20 महीने में एक मतलब सही बात है कि यदि आपकी सीरियसली तैयारी हो, अच्छा आपने स्मार्ट वर्क किया हो, अच्छा हार्ड वर्क आपने किया हो, आंसर राइटिंग वगैरह अच्छी की हो, तो पहले अटेम्प्ट में भी आईएएस निकालना बहुत ही आसान काम है। आजकल जो न्यू एस्पिरेंट आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, 21-22 साल के अंदर आईएएस बन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब नहीं बनते हैं हिंदी माध्यम से भी, मतलब कई अच्छे लोग हैं जो 21-22 साल की उम्र में बनते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर एक प्लान होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर की हम बात कर रहे थे कि जनवरी 2021 से आपको शुरू करना है। और करंट अफेयर में मुख्य तौर पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ है, डेली न्यूज़पेपर। और हिंदी माध्यम के विषय विद्यार्थी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर एक पढ़ना है। जैसे मैं द हिंदू को फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, और ये मैं मानता हूँ कि मेरा 3 बार इंटरव्यू कॉल होने और आईएएस मेंस के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स हैं। आप जानते हो 821 मार्क्स मेरे मेंस में आ चुके हैं। हाँ ठीक है, मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक गया था, लेकिन 821 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं है। एस राइटिंग में 157 है, एथिक्स में 126 है, जीएस फेस्ट में भी 116 मार्क्स आ चुके हैं। तो इसका मैं क्रेडिट जो एक चीज़ को सबसे ऊपर रखता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर को देता हूँ कि वहाँ से डेली बेसिस पर ऐसा कंटेंट आता है जो हमारे प्री और मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूज़पेपर आपको, मेरी सलाह ये होगी, बाकी आप टॉपर्स की सलाह फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहता है कि एक न्यूज़पेपर द हिंदू को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है कि डेली बेसिस पर आप वहाँ से नोट्स बनाओगे, प्री और मेंस के न्यूज़पेपर से आपको नोट्स बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं कि आप प्री के क्वेश्चन पेपर, मेंस के क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस आपको ध्यान में होना चाहिए। आप नोट्स तभी ऐसे अच्छे बना सकते हो जब आपको ये पता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके 10-20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर, प्री और मेंस के पेपर कैसे हैं। तब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो एकदम स्पेसिफिक पढ़ोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे। तो डेली बेसिस पर आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। फिर आपको मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। मंथली मैगजीन विजन से बेस्ट अभी वर्तमान में हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम दोनों में कोई मुझे नहीं लगती। तो मंथली मैगजीन आपको निश्चित रूप से फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में तो उतना डिटेल में चीज़ें नहीं आती है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से होते हैं। तो एक मंथली मैगजीन आपका, उसका मतलब एक कह सकते हैं कि सप्लीमेंट मैटर आपके लिए हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि डेली बेसिस पर वेबसाइट फॉलो करना पसंद करते हैं। तो जैसे हमने न्यूज़पेपर दिन में पढ़ा, शाम को एक 15-20 मिनट एक किसी वेबसाइट पर बिताएं कि ताकि दिन में जो भी करंट अफेयर रहा है न्यूज़पेपर के अलावा, उनको भी हम कवर कर सकते हैं। तो जैसे इनसाइट आईएएस है, इनसाइट आई साइट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बेस्ट साइट है। इससे ज़्यादा मतलब आपको करंट अफेयर के कभी सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। इस चीज़ पर बिलीव करना कि सामने वाला व्यक्ति ये बात बता रहा है तो उसका एक अच्छा खासा अनुभव है, उसी अनुभव के बेस पर वो चीज़ें बता रहा है। तो करंट अफेयर का एक अच्छा खासा है कि न्यूज़पेपर और एक वेबसाइट फॉलो की और मंथली मैगजीन को हमने फॉलो किया, इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी मैगजीन है, जैसे कुरुक्षेत्र है या आजकल योजना मैगजीन है, इनका बड़ा रोल है, क्योंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन से आजकल कृषि वाले टॉपिक जो प्री में आ रहे हैं, मेंस में आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत ही छोटी मैगजीन है, मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो। योजना मैगजीन जीएस2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनसे भी कुछ कुछ कीवर्ड नोट्स बना सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा, आप जो भी पढ़े उसके नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि मेंस के एग्जाम में क्या होता है कि पेपर लगातार होते हैं और टाइम कम होता है। तो यदि आपके पास शॉर्ट रूप से नोट्स होंगे तो आप रिवाइज करके एग्जाम में अच्छे से उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसी पे डिपेंड करता है कि जैसे मैंने 4 मेंस लिखे हैं, तो मेंस के दौरान सबसे बड़ी जो समस्या मैंने फेस की कि यार नोट्स शॉर्ट में होने चाहिए अपने अपने पास, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को हम बार बार रिवाइज करके जब पेपर पर प्रोड्यूस करते हैं, टाइम कम होता है, कम टाइम के अंदर आपका माइंड तेज़ी से काम करता है, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आपके पास अच्छे खासे नोट्स होने चाहिए जिनको आप 10-20 बार रिवाइज करके चलो। तो ये बड़ा एक टॉपिक हो गया अपना करंट अफेयर का प्री और मेंस के हिसाब से, ठीक है।
और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा न्यू एस्पिरेंट को, जैसे इनसाइट की साइट है, इनसाइट की साइट पे डेली बेसिस पर आपने जैसे 10-15-20 मिनट आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए डेली बेसिस पे, वहीं आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, 5-7 एमसीक्यू करंट अफेयर के मिल जाएंगे, 5-7 एमसीक्यू आपको स्टैटिक करंट मिल जाएंगे, तो 10 एमसीक्यू प्री के आपको वहाँ मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर आपको 4-5 क्वेश्चन वहाँ पे लिखने को मौका मिल जाएगा। तो डेली आप इनसाइट साइट से लिखना शुरू करो। उनके मॉडल आंसर इंग्लिश मीडियम के आते हैं तो उनको देखो, थोड़ा सिनॉप्सिस उनका देखो, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मेरे हिसाब से कोई एक चीज़ आपको सेल्फ स्टडी में योगदान देती है तो इनसाइट की साइट भी इसमें एक बड़ा रोल निभा सकती है। तो ये करंट अफेयर का अपना पूरा मामला बन गया कि प्री मेंस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से सब करंट अफेयर, इससे ज़्यादा कुछ करंट अफेयर में है नहीं एक्चुअल में। दूसरी बात आती है अब एनसीईआरटी किताबों की। सबसे बड़ा जो रोल होता है आपकी एनसीईआरटी किताबों का होता है, और यहाँ पे मेरी एक ही सलाह रहेगी, जो एनसीईआरटी किताबें होती है, एनसीईआरटी किताबों में आपको जो टेक्स्ट बुक, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है वही पढ़नी है, आप किसी पब्लिकेशन की मत पढ़ना है। क्योंकि पब्लिकेशन में जब कोई कंटेंट राइटर होता है, एनसीईआरटी से नोट्स बना के वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो वो अपने विचार के हिसाब से प्रोड्यूस कर देता है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जबकि एनसीईआरटी हमें सिखाती है एक थिंकिंग प्रोसेस, एक आपको एक वे सिखाएगी कि आप कैसा सोचते हो, कैसा लिखते हो, कैसा आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो। तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहूँ, वैसे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ मेरा टेलीग्राम है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाना। वहाँ पे मैंने इन किताबों पे ब्लॉग लिख रखा है, आप उसमें सर्च करना, या एक काम करना, आप डायरेक्ट मेरे ब्लॉग पे जाना, जो मेरा ब्लॉग है, मतलब आईएएस स्टडी एग्ज़ाम ब्लॉग है, जिसका लिंक नीचे आप डायरेक्ट तो आप सर्च नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक है ना, मेरे ब्लॉग पे जाना, जहाँ पे मैंने प्री और मेंस का और सिलेबस पूरा वहाँ पे डाल रखा है। मतलब आईएएस का जो सिलेबस है अपना प्री और मेंस का, आप ब्लॉग में सर्च करना, मिल जाएगा आपको। कौन सी किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है प्री और मेंस के हिसाब से, वो भी वहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में जाना, आप स्ट्रेटजी के अंदर वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, तो यहाँ पे मैं वो नहीं बताऊँगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो नहीं बताना चाहूँगा। यहाँ पे मेरा एक ही मानना है कि जो एनसीईआरटी किताबें प्री और मेंस के अंदर पूरी एग्जाम को हम देखें तो 50% से अधिक इनका रोल है, मेरा ऐसा मानना है, और मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि एनसीईआरटी किताबों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन कि आप जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो उनसे भी ज़्यादा महत्व एनसीईआरटी किताबों का है। तो जैसे एनसीईआरटी किताबों की यहाँ पे मैं बात करूँ, 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है आपको कैसे पढ़नी चाहिए, तो आपको प्री के पेपर देखोगे आपको पता लग जाएगा, मेंस के पेपर देखोगे तो ये पता लग जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये यहाँ पे बड़ा रोल निभाएंगे। तो ज्योग्राफी जैसे न्यू एनसीईआरटी, थोड़ा एग्जांपल देके बता देता हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी में फॉलो करनी चाहिए, संक्षिप्त में बता देता हूँ कि 6 से लेकर 12 तक ज्योग्राफी एनसीईआरटी होगी, और इसमें मैपिंग करनी है आपको। मैपिंग में आपको कोई भी एक एक्सपोर्ट का मैप या कोई भी एक मैप लेके आप उसमें कर सकते हो। इसके अलावा मुन्नाल सर के यूट्यूब पर जो है ज्योग्राफी की वीडियो है वो देख लेना, इतना सफिशिएंट है ज्योग्राफी का प्री और मेंस के हिसाब से। बस करना क्या है, करंट अफेयर को जोड़ना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जैसे आजकल एक्सट्रीम जो चरम जलवायु वाली घटनाएं वाला है वो आएगा, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे आजकल शहरी बाढ़ की घटनाएं हैं, इसके अलावा ग्लेशियर के पिघलने की घटनाएं, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक वहाँ से आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है या प्री में आ सकता है, इस हिसाब से आप इनको नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में तो मुन्नाल सर के जो वीडियो आपको कहीं मिल जाएंगे, यूट्यूब वाले वीडियो तो पुराने, वो तो मत देखना, नई वीडियो आप देखना। जैसे अनअकैडमी पे फ्री में भी पढ़ाते हैं, फ्री वाले लेसन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पैसे खर्च करके मतलब कोई कोर्स खरीदो, इसकी सलाह मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप सर्च करोगे तो यार कहीं मिल जाएंगे, मतलब अच्छे कई आपके दोस्तों के पास मिल जाएंगे, ठीक है। और अनअकैडमी पे सर ने विन 21 सीरीज करके ऐसे फ्री में भी पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ से देखना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का तो ये है कि 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स के वो आप देख सकते हो। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्विस में बड़ा रोल निभाते हैं, तो इनको भी आप प्री मेंस के हिसाब से अपने नोट्स बना के इनको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का मोटा मोटी ये है कि जैसे ज्योग्राफी की हमने बात कर ली, इकोनॉमिक्स की हमने बात कर ली, हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आजकल एक चीज ट्रेंड देखा गया है कि जो न्यू एनसीईआरटी है 6th 7th 8th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी, बीच वाली छोड़ देना, 9th 10th 11th छोड़ देना, 6th 7th 8th और 12th वाली एनसीईआरटी से ही प्री में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा पुरानी जो 3 एनसीईआरटी है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत विपिन चंद्रा, वो तो आपको पढ़नी चाहिए। तो हिस्ट्री में इतना अच्छा खासा है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जैसे है कि फाइन आर्ट की एनसीईआरटी 11th 12th की वो आपको देखनी चाहिए, सीसीईआरटी की जो साइट है आर्ट एंड कल्चर वो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। साइंस के अंदर कोई ज़्यादा एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं है, साइंस टेक है जो करंट अफेयर का आता है। तो ये चीज़ जो है ना, इनमें मेरा ये कहना है कि प्री में तो चलो आप नोट्स नहीं बनाते हो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी को, अच्छा इसमें मेरी एक सलाह रहेगी कि एनसीईआरटी को आप कम से कम 5-6 बार पढ़ो ना, 5-7 बार पढ़ो, उनको ढंग से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा यहाँ पे रोल है, आपकी एक सोच बना देगा। एक वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में आते हैं, प्री के अंदर तो बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ऐसे मैं अपने लेसन में चर्चा करता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने 6 से लेकर 11 तो पढ़ाई। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे ज्योग्राफी के सेक्शन में देखना कितने मैंने अच्छे शानदार मतलब एक तरह से लेसन और नोट्स बनाए, आप देखना उनको, ठीक है।
तो ये मोटा मोटी अपना एनसीईआरटी की बात होगी, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इन्वायरमेंट का है तो इन्वायरमेंट में आप जैसे दृष्टि या संक्राइज की कोई भी एक बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हो। इनमें भी करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। जितने भी टॉपिक की हम बात करते हैं, जितने भी चीज़ें, तो इनमें करंट अफेयर का तो रोल रहता ही है। और मेंस के एग्जाम में विशेषकर रोल किसका रहता है कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का रहेगा वहाँ पे। इसके अलावा कुछ मोटी मोटी कुछ टेक्स्ट बुक की बात करें तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम है, ये 2-3 मोटी किताबें। इसके अलावा कभी आप ये मत पढ़ना, बड़े-बड़े आपको बोलेंगे ज्योग्राफी के लिए आप ये पढ़ लो, इकोनॉमिक्स के लिए फलाना बुक पढ़ लो। मेरी सलाह इसमें नहीं रहेगी कि आप मोटी-मोटी किताबों के पीछे मत भागो, जो अच्छा कंटेंट है उसके पीछे भागो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जैसे आपकी जो तैयारी रहेगी, आप ये मान के चलो कि दिसंबर जनवरी तक, जैसे जनवरी या फरवरी तक मान सकते हो कि आपको प्री और मेंस का अपना पूरा सिलेबस निपटाना आपको। कि मेंस के अंदर जैसे हमने 4 पेपर जीएस के हो गए, एक ऐसे राइटिंग का हो गया, आपका सब ऑप्शन सब्जेक्ट है। तो आपको इसमें ये करना है कि फरवरी तक आपको ना पूरा अपना सिलेबस निपटा लेना है। अब कैसे भी निपटाओ, कैसे भी कुछ करो कि आपकी पढ़ाई ढंग से हो और अपने नोट्स, मेंस के नोट्स बनाने, प्री के चाहे नोट्स मत बनाओ, लेकिन मेंस के आपको चारों पेपर के ऐसे राइटिंग के कुछ और आपके ऑप्शन सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि नोट्स, मेंस के अंदर नोट्स होंगे तभी आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कई टॉपर ऐसा कहते हैं नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो मेरा 4 मेंस का अनुभव है कि मुझे ये कमी महसूस हुई कि पहले मेरे पास नोट्स अच्छे होते तो शायद स्कोर और ज़्यादा अच्छा होता। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो कि जनवरी फरवरी तक कर सकते हो। और इसमें आपको आंसर राइटिंग भी साथ में करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग जीएस में तब होगी जैसे आपके तीनों चारों जो जीएस के पेपर उनका आप एक बार सिलेबस कर लेते हो, उसके बाद में आंसर राइटिंग करोगे तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसमें फ़ायदा मिलेगा आपको। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ लिया तो कुछ ज्योग्राफी के पुराने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, कोशिश करो अटेम्प्ट लेने की, उसमें ज़्यादा क्या है, ठीक है, ये कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है आप वो कर सकते हो कि प्रीवियस अपने जीएस के अंदर 2013 के बाद के प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसे राइटिंग के पेपर है, उनको कर सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप 10-15 सालों के पेपर को उठा के उनको लिखने का प्रयास कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी को महत्व देना यार, जीएस में तो मुझे नहीं लगता, जीएस और ऐसे राइटिंग में आपको कोचिंग कहीं से लेने की आवश्यकता है। आजकल टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे आप जो चाहो सब मिलता है, आप सर्च करो एक बार जिस कीवर्ड से आपको चाहिए, जो भी चाहिए टेलीग्राम पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखकर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। फिर बाद में आपको लगता है किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मेंस के लिए कर सकते हो। प्री के लिए तो मार्केट से उठा के कर लेना, लेकिन मेंस के लिए आपको लिखना हो, कोई आपका कॉपी जांच करे, कोई चेक करे, तो ऐसा मुझे एक टेस्ट सीरीज जो अच्छी लगती है वो विजन आइज की अच्छी लगती है मेंस की। लेकिन उसमें भी आप जो 30 टेस्ट है फुल टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप 10-12 या 8 टेस्ट लेके कर लेना, वो सफिशिएंट है। क्योंकि पूरे टेस्ट करोगे तो थोड़ा ये है कि आप शायद वो लिख पाओ, नहीं लिख पाओ, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो एक बार कोई छोटी मोटी टेस्ट सीरीज एक बार लेके देख लो, ऐसा कर सकते हो। तो ये मोटा मोटी ये है कि मैंने प्री और मेंस का आपको बताने की कोशिश की है, आंसर राइटिंग का कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में इतना तो एक वीडियो में नहीं हो सकता कि हम पूरी विस्तार से चर्चा कर पाएँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो आप क्वेश्चन कमेंट करना, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे अच्छे कमेंट करो यहाँ पे, वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो मैं इन्हीं आपके कमेंट पे बेस्ड पर कुछ अन्य अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा कि तो इसमें और क्या मतलब हम चर्चा, अभी तो मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि हम प्री और मेंस के हिसाब से ये अपना सिलेबस निपटा सकते हैं। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, अच्छा एक चीज़ और है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप डिसाइड करो, हिंदी मीडियम वाले विशेषकर। इंग्लिश मीडियम में तो सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम में आजकल है, विशेषकर यदि आप में से किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्लान बना रहे हो कि हिंदी मीडियम में लेना आपको, तो मेरी ये सलाह रहेगी ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट मत लेना। मतलब बिल्कुल फ्रैंक बोल रहा हूँ कि वो लोग आपको कितने तक गिना सकते हैं, लेकिन 4 मेंस मैंने भी ज्योग्राफी लिखने के बाद में ये महसूस किया कि कहीं न कहीं मार्किंग पैटर्न में ज्योग्राफी यहाँ पे पीछे रहा है अन्य सब्जेक्ट से। तो जैसे हिंदी साहित्य मैंने अब लिया, 4 मेंस के बाद में जिस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य लिया है, तो उसका एक अनुभव, उसका एक रिसर्च होगा, ऐसे ही नहीं लिया सोच समझ के। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पे थोपना नहीं चाहता ये बात कि क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आजकल हिंदी मीडियम में आप देख लेना, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर हो रहा है, किन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। हिस्ट्री एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत साहित्य, लिटरेचर का कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। बाकी यार मुझे मैं सलाह नहीं दे सकता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा इस बारे में कमेंट भी मत करना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी कई लोग ये बोलते हैं कि खुद तो मतलब ऐसा पढ़ा है और हमें ये बातें बता रहा है, तो आप सोचो, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको मानना है, इसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एकदम फ्रैंक होके बोलता हूँ और इसका ये परिणाम भी देखना आप, जैसे आने वाले वक्त में मैंने ये रिजल्ट, ये मतलब सब्जेक्ट चेंज किया है, तो इसका आप परिणाम देखना। क्योंकि पहले ज्योग्राफी मेरे 250-260 आ चुके थे, ज्योग्राफी से मैंने 3 बार इंटरव्यू भी दिया, तो कहीं न कहीं काबिलियत है तभी तो इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये मैं इस अपने माध्यम से भी जवाब देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो चूँकि इसमें ये है कि मैं उन लोगों के लिए लेसन बना रहा हूँ जो वास्तव में ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं, जिनके पास एक अच्छा गाइडेंस की कमी रहती है, एक अच्छा डिसीजन, क्योंकि सब्जेक्ट लेना बहुत, एक सब्जेक्ट का चुनाव करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहकावे में आ जाते हैं, कोचिंग इनके एड के काम आते हैं, ज्योग्राफी वाले बोलेंगे आपके जीएस में काम आ जाएगा,
पॉलिटिकल साइंस वाला बोलेगा आपको कि यहाँ काम आ जाएगा। तो मेरा तो ये मानना इनके बहकावे में था ना, एक रिसर्च करना मेरा एक रिसर्च है कि हिंदी साहित्य क्यों लेना चाहिए। पूरा एक मेरे से आप वाद विवाद करोगे तो मेरे पास हज़ारों तर्क है इसके पीछे लेने के पीछे, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव ढंग से करना, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आप खुद सोचना, एक बार रिसर्च करना कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा किन का सिलेक्शन हो रहा है, उसका बहुत महत्व है। तो ये बातें थी मोटी मोटी। बाकी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी और लेके आएंगे। आप कमेंट करना कि और किन मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।